जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। पॉलिटी के सीरीज को हम लोग एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान के भाग 2 को आरंभ किया था। नागरिकता का टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था और उस नागरिकता के टॉपिक में हम लोगों ने कुछ सैद्धांतिक पक्षों को देखा था। नागरिकता क्या होती है, नागरिकता का महत्व क्या है, किसी देश में निवास करने वाली जनता कितने प्रकार की हो सकती है, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में समझ लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या प्राविधान किए गए हैं और इसमें क्या-क्या संशोधन हुए, वर्तमान समय में कौन-कौन से प्राविधान लागू हैं। आरंभ में 1950 में जब हमारा संविधान लागू किया गया, उस समय नागरिकता से संबंधित जो प्राविधान थे, वो मूल संविधान में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक था। लेकिन 1955 आते-आते कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी नागरिकता के संबंध में और इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत की संसद ने संविधान के अनुच्छेद 11 का प्रयोग किया और एक नया अधिनियम पारित किया जिसको नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान समय में नागरिकता के संबंध में जितने भी प्राविधान हैं जो लागू हैं इस समय कुछ संशोधनों के साथ लागू किए गए हैं, ये सब कुछ नागरिकता अधिनियम 1955 में है। तो नागरिकता का वर्तमान प्राविधान हमको समझने के लिए 1955 का अधिनियम समझना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके दो हिस्से करके हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि मूल संविधान में क्या वर्णित है और उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या वर्णन किया गया और समय समय पर इसमें संशोधन होता रहा, उन संशोधनों में क्या वर्णन है, क्या परिवर्तन किए गए, ये तमाम चीजों के बारे में हमको समझना है। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं और देखते हैं पहले मूल संविधान में नागरिकता के क्या प्राविधान हैं और उसके बाद नागरिकता अधिनियम में क्या प्राविधान किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले टॉपिक में, पिछले क्लास में हम लोगों ने नागरिकता का आरंभ किया था, आज इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करेंगे हम लोग और देखेंगे नागरिकता का जो मूल प्राविधान है 1950 में जो संविधान लागू किया गया, वो संविधान के भाग 2 में वर्णित है। संविधान का भाग सेकंड है और अगर अनुच्छेद की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन किया गया है। 5 से 11 तक। तो इन विभिन्न अनुच्छेदों में किन किन बातों का वर्णन है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो शुरुआत हम लोग अनुच्छेद 5 से करेंगे। मूल संविधान में 3 तरीके बताए गए हैं नागरिकता के, पहले उसको देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 5 से। अनुच्छेद 5 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 5 में जो व्यवस्था दी गई है वो कहता है अधिवास के आधार पर नागरिकता। अधिवास के आधार पर नागरिकता। पहला प्रश्न बनता है कि ये अधिवास क्या होता है। ये संवैधानिक शब्द है तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लीजिए। अधिवास का व्यवहारिक शब्द निवास होता है। अधिवास का व्यवहारिक शब्द क्या होता है? निवास होता है। लेकिन निवास और अधिवास में थोड़ा सा अंतर होता है। निवास जो होता है वो किसी स्थान पे रहना, वो निवास कहलाता है और अधिवास का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना और लंबे समय तक रहने की योजना। ये अंतर होता है निवास और अधिवास में। निवास एक तरह का टेम्परेरी रेजिडेंस होता है, लेकिन जो अधिवास होता है वो परमानेंट होता है। तो अगर परमानेंट रेजिडेंस की बात की जाए तो अधिवास कहलाएगा और अगर टेम्परेरी
किसी स्थान पर रहने की बात की जाए तो वो निवास कहलाता है। जैसे हम किसी स्थान पर जाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और वहां से वापस चले जाते हैं, तो जितने समय के लिए हम वहां पे रहते हैं उतने समय हमने वहां पे निवास किया, अधिवास नहीं किया, निवास किया। लेकिन जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारा अपना पर्सनल रेजिडेंस है, जहां हम अस्थायी रूप से रहते हैं, अस्थायी निवास है हमारा, वही उसका अधिवास होता है। तो संविधान में निवास शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अधिवास शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 5 में बताया गया अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात की गई। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें हुआ क्या था कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान बनने लगा, तो नागरिकता का प्राविधान भी किया जाना था। तो संविधान सभा में इस पे बहस आरंभ हो गई और इधर हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। हालांकि संविधान तो और पहले ही बनना शुरू हो गया था। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक होती है और यहीं से संविधान का निर्माण आरंभ हो जाता है। और इधर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आजादी के समय ही देश का बंटवारा भी हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में। पाकिस्तान के भी दो हिस्से बने, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो यहाँ पर जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग निवास करते थे। इसमें भारतीय तो निवास करते ही थे, उस समय रह रहे थे। कुछ विदेशी भी भारत में निवास कर रहे थे, जैसे ब्रिटेन के निवासी जो अंग्रेज भारत पे हुकूमत कर रहे थे, जो अधिकारी कर्मचारी भारत में कार्य कर रहे थे ब्रिटेन से आके, वो लोग भी भारत में उस समय थे। कुछ अन्य देशों के लोग भी भारत में थे, जैसे फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे। तो तमाम लोग ऐसे थे जो 1947 के भारत में निवास कर रहे थे। तो जब देश आजाद हो गया तो इनको नागरिकता देने की बात आई। तो जो भारत के लोग थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ये सारे लोग तो शुरुआत से ही भारत में रूट से ही थे। लेकिन जो विदेशी थे, खासकर उसमें जो अंग्रेज थे, ज्यादातर अंग्रेज तो वापस चले गए ब्रिटेन जब देश आजाद हो गया हमारा। लेकिन बहुत सारे अंग्रेजों ने यह इच्छा जाहिर की कि चूंकि हम बड़े लंबे समय से भारत में निवास कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हम भारत में आए थे नौकरी करने के लिए और यहीं पे परिवार बना के निवास करने लगे, हमारी कई पीढ़ियां यहाँ बीत गई, हम ब्रिटेन वापस ही नहीं गए। अब हम ब्रिटेन वापस भी नहीं जाना चाहते, बल्कि भारत में ही निवास करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने का जो प्राविधान किया गया वो अनुच्छेद 5 में किया गया। इसी को कहा जाता है अधिवास के आधार पर नागरिकता। क्या बताया गया यहाँ पे, यहाँ पे कहा गया कि ठीक है, जो लोग आजादी के समय 1947 में भारत में निवास कर रहे हैं या उसके पहले से निवास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को हम नागरिकता प्रदान कर देंगे। लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी। अगर उन शर्तों में से कम किसी एक शर्त की पूर्ति अगर कर दी जाए तो हम भारत की नागरिकता ऐसे लोगों को प्रदान कर देंगे। तो क्या शर्तें रखी गई उसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 5 में शर्तें क्या रखी गई थी, 3 शर्तें रखी गई थी इसमें। 3 शर्तों की बात इसमें हुई है। ये 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? एक तरफ है व्यक्ति, दूसरे तरफ है उसके माता पिता, इसमें कहा गया कि आजादी के समय जो लोग भारत में निवास कर रहे हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो। लेकिन कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त रखी गई कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। अगर वह व्यक्ति भारत में जन्म लिया है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, पहला शर्त है। अगर इस शर्त की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी शर्त की पूर्ति कर दीजिए। दूसरे शर्त में क्या कहा गया, दूसरे शर्त में कहा गया कि अगर उस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अगर माता पिता का भी जन्म भारत में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो दोनों में से कोई एक शर्त पूरा करना है। अगर इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो एक तीसरी शर्त भी रखी गई इसमें।
तीसरा शर्त क्या है? तीसरी शर्त है संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास, ये तीसरी शर्त रखी गई। कहा गया कि अगर उस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है, उसके माता पिता का जन्म भारत में नहीं हुआ है, फिर भी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो भारत में निवास कर रहा हो। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उससे ठीक 5 साल पहले आ जाइए, यानी 26 जनवरी 1945 के पूर्व से जो लोग भारत में निवास कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये शर्त इसलिए रखा गया क्योंकि मान लीजिए कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, अब कोई 1949 में किसी भी देश से चल करके भारत में आ जाए 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले, और वो कह दे कि हम भारत में निवास कर रहे हैं इसलिए हमको नागरिकता मिलनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को नागरिकता ना मिलने पाए, इसीलिए ये शर्त लगाई गई कि कम से कम जो भारत में 5 साल रहा है, 5 साल निवास किया है संविधान लागू होने से पहले, वही केवल अधिकारी होगा नागरिकता पाने का। तो ये तीसरी शर्त रखी गई कि संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पूर्व से जो लोग भारत में निवास कर रहे हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो यही है अनुच्छेद 5, जो अधिवास के आधार पे नागरिकता है। इसमें कहा गया उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता या पिता में से कम किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में निवास कर रहा हो। अगर इन तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा कर दिया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए था, उन लोगों को इसके माध्यम से नागरिकता दिया गया जो वास्तव में ब्रिटेन के रहने वाले अंग्रेज थे, जो यूरोपियंस थे, उनको इस आधार पे नागरिकता प्रदान कर दी गई। और बहुत सारे ईसाई जो ब्रिटेन के थे और भारत में कार्य कर रहे थे लंबे समय से, उनको इस माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो जाती है। एक ठीक ठाक संख्या ईसाइयों की भारत में नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इन्हीं को कहा जाता है एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग। इनकी जनसंख्या बहुत कम थी उस समय पूरी जनसंख्या के मुकाबले, इसीलिए इनके लिए विधानमंडल में आरक्षण का भी प्राविधान किया गया। आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सीटें मनोनीत होती हैं, तो लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये दोनों सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होने चाहिए। हालांकि 2020 में जब इस आरक्षण का रिन्यूअल किया गया तो इस आरक्षण पे रोक लगा दी गई। अब वर्तमान समय में कोई सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय का होगा उसकी नियुक्ति लोकसभा में नहीं होगा फिलहाल। तो इस तरह से आपने देखा अनुच्छेद 5 में अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्राविधान किया गया है। यही है इसका मूल स्वरूप जो अनुच्छेद 5 में वर्णित था। बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले अनुच्छेद पर, अगली व्यवस्था पे कि नागरिकता के संबंध में आगे क्या प्राविधान किए गए थे। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वैसे प्रयास करिए कि आप इसको अपने कॉपी पे जरूर नोट डाउन करिए, महत्वपूर्ण पार्ट है और आसान भाषा में आप इसको समझने का प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 6 पर। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? ये कहता है पाकिस्तान से प्रवास पर नागरिकता। पाकिस्तान से प्रवास पर नागरिकता। आप जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसी समय देश का विभाजन भी हो गया, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बन गए।
भारत अपने आप को एक सेकुलर स्टेट घोषित किया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, यहाँ सभी धर्म के लोग समानता का दर्जा प्राप्त करते हुए निवास कर सकते हैं, सभी धर्म के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान का निर्माण ही धर्म के नाम पर हुआ था, इस्लाम के नाम पर हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की बड़ी लंबे समय से ये मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, भारत के मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए अलग देश होना चाहिए। और इसी आधार पे आगे चल करके एक देश का निर्माण भी होता है, भारत को तोड़ करके एक नया देश बनाया जाता है जिसको पाकिस्तान के रूप में देखते हैं हम लोग। दो दो पाकिस्तान बनाए गए, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश के रूप में सामने आता है। तो उस समय जब देश का विभाजन हुआ तो बहुत सारे भारत के ऐसे मुसलमान थे जो एक इस्लामिक राष्ट्र में निवास करना चाहते थे, तो वो भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाने लगे। और पाकिस्तानी क्षेत्र में जो गैर मुसलमान थे, खासकर हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, ईसाई थे, ये सारे लोग वहां से अपना स्थान छोड़ करके भारत आने लगे। तो ये जो प्रवास शुरू हुआ, ये प्रवास बहुत कम लोगों का नहीं था, लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तानी क्षेत्र से निकलकर भारतीय क्षेत्र में आना शुरू कर देते हैं बंटवारे के बाद। तो जो ये लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता कैसे दी जाए, इस संबंध में जो प्राविधान किया गया है वो अनुच्छेद 6 में किया गया है। क्या कहा गया अनुच्छेद 6 में, क्या शर्तें लगाई गई, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जो लोग पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत में आए उनको भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, इस संबंध में हमारा संविधान क्या कहता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 6 में किया गया है। अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत में आ रहे हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी यदि वे निम्नलिखित में से कम किसी एक शर्त की पूर्ति करते हों। निम्नलिखित में से कम कोई एक शर्त पूरा करते हों। तो 4 शर्तें यहाँ पर रखी गई और कहा गया कि चारों में से कम कोई एक शर्त पूरा कर दें। अब ये 4 शर्तें क्या हैं इसको देख लीजिए। इसमें 4 शर्तें रखी गई। पहली शर्त थी कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता या पिता में से कम किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या उसके पितामह या पितामही में से कम किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या उसके मातामह या मातामही में से कम किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। लेकिन भारत में अगर इनके वंशजों का जन्म हुआ है तो ये पाकिस्तानी क्षेत्र से क्यों आएंगे, ये तो पाकिस्तानी क्षेत्र से आ रहे हैं भारत में, तो इनका जन्म भारत में हुआ हो ऐसा नहीं है। इनका जन्म कहाँ हुआ हो इसके बारे में कहा गया कि इन 4 पीढ़ियों में से कम किसी एक का जन्म 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में निर्धारित भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो। क्या कहा गया, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में निर्धारित भारतीय राज्य क्षेत्र में। अब इससे स्पष्ट हो गया क्योंकि 1935 का जो भारत था तो 1935 में तो पाकिस्तान बना नहीं था, तो पाकिस्तान का क्षेत्र भी भारत का ही क्षेत्र था। तो 1935 के भारत में कहीं भी अगर इनका जन्म हुआ है तो वो
भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं। यही है इसका मूल मतलब। तो यहां कहा गया अनुच्छेद 6 में कि जो लोग पाकिस्तानी इलाके से चलकर भारत में आ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम भारत की नागरिकता प्रदान कर देंगे यदि उस व्यक्ति का जन्म या उसके माता पिता में से कम किसी एक का जन्म या उसके पितामह या पितामही में से कम किसी एक का जन्म। पितामह या पितामही का मतलब समझ रहे हैं ना, दादा दादी तीसरी पीढ़ी में चले गए। व्यक्ति का जन्म हुआ हो भारतीय राज्य क्षेत्र में 1935 के भारतीय राज्य क्षेत्र में, जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था। व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है तो उसके माता पिता का जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो। इनका भी जन्म नहीं हुआ है तो इनके दादा दादी का जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो। यही है पितामह पितामही। या मातामह या मातामही, यानी माता पक्ष को भी लिया गया है इसमें। पिता पक्ष में जाएंगे तो दादा दादी मिलेंगे और माता पक्ष में जाएंगे तो इनको बोलते हैं नाना नानी। तो पितामह और पितामही का मतलब है नाना नानी। माता पक्ष को भी इसमें रखा गया है। इनका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो तो इन चारों पीढ़ियों में से अगर किसी का जन्म 1935 में निर्धारित भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये व्यवस्था इसलिए रखा गया कि मान लीजिए पलायन हो रहा है, लाखों की संख्या में पाकिस्तानी क्षेत्र से लोग भारत में आ रहे हैं। अब उन्हीं पाकिस्तानियों में, उसी भीड़ में मान लीजिए ईरान इराक के लोग भी आना शुरू कर दे तो उनको भी नागरिकता देनी पड़ जाएगी। इसीलिए ये शर्त रख दी गई कि केवल नागरिकता उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है, ईरान इराक में नहीं। जो 1935 के भारत में जन्म लिए हैं उन्हीं लोगों को केवल भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से चार शर्तों के माध्यम से ये नागरिकता का प्राविधान किया गया और जो लाखों लोगों का पलायन हुआ पाकिस्तान से भारत में, इन लोगों को भारत का नागरिक बना लिया गया, भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। तो इस समस्या का निजात किया गया इसके माध्यम से। यही है अनुच्छेद 6। तो बात क्लियर हो गई होगी कि अनुच्छेद 6 का वर्णन क्या है। इसमें पाकिस्तानी प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्राविधान किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 7 पे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 7 पर। अनुच्छेद 7 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 7 पे आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 7 भी पाकिस्तानी प्रवासियों से ही संबंधित है। अनुच्छेद 6 में ऐसे पाकिस्तानी लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात कही गई है जो लोग बंटवारे के बाद पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत में आए। ऐसे लोगों को जो नागरिकता मिलेगा वो अनुच्छेद 6 के प्राविधानों के अनुसार मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 को देखते हैं। ये कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग और पुनः लौटकर आने वाले लोग। देखिए एक नए प्रकार के लोग यहां आपको मिल गए। जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको तो अनुच्छेद 6 के आधार पर नागरिकता मिल गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे भारत में निवास करने वाले जो इस्लामिक देश में निवास करना चाहते थे, तो वो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान में भी उनको जगह नहीं मिला और अंत में मजबूर होके
वो फिर से वापस आने लगे भारत। तो ऐसे ही लोगों को कहा जाता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग और पुनः लौटकर आने वाले लोग। यहाँ पे अपना घर बार जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बेच के ये लोग पाकिस्तान चले गए कि वहां पे हम इस्टेब्लिश हो जाएंगे, लेकिन वहां पर भी उनको जगह नहीं मिला। जिनके वहां पे रिलेटिव्स थे वो लोग तो वहां बस गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका जान पहचान का वहां कोई नहीं था, तो वहां पर उन लोगों को जगह ही नहीं मिला और मायूस होके अंततः फिर उनको वहां से वापस लौटना पड़ा। अब वापस लौट के वो फिर भारत आने लगे, एक बार भारत छोड़ के गए और फिर वापस भारत आ रहे हैं। अब ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता कैसे दी जाए? तो इन लोगों को नागरिकता देने का जो प्राविधान किया गया वो अनुच्छेद 7 में किया गया है। क्या कहा गया अनुच्छेद 7 में? अनुच्छेद 7 में एक तिथि निर्धारित किया गया है और वो तिथि है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 एक तिथि निर्धारित की गई और कहा गया कि ऐसे लोग जो भारत छोड़ के पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से पुनः वापस लौट रहे हैं भारत, तो जब ये लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान गए तो इनकी तो नागरिकता समाप्त हो गई, लेकिन फिर से ये लोग भारत वापस आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन उसमें एक तिथि है और वो तिथि है 19 जुलाई 1948। कहा गया कि अगर इनकी वापसी 19 जुलाई 1948 के पहले हो गई है, यानी 1947 में ये लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान गए और 19 जुलाई 1948 के पहले ये लोग फिर से वापस आ गए भारत में, तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने का जो प्राविधान है ये पहले पार्ट में किया गया है, इसको हम ए मान लेते हैं। और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आ रहे हैं, ऐसे लोगों को जो नागरिकता देने का प्राविधान किया गया इसको हम बी मान लेते हैं। तो इसके दो खंड हो जाते हैं अनुच्छेद 7 के। 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग भारत वापस आ गए, ऐसे लोगों के विषय में प्राविधान किया गया कि ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना है, बस उन्हीं शर्तों को पूरा करना है जो शर्तें अनुच्छेद 6 में थी। ठीक ना? यहां पर अनुच्छेद 6 की शर्तें, जो शर्तें अनुच्छेद 6 में थी उन शर्तों को अगर ऐसे लोग पूरा कर देंगे तो इनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो शर्तें वही हैं, 4 पीढ़ियां रखी गई हैं। उस व्यक्ति का जन्म भारत में भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, उसके माता या पिता का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ, दादा दादी या नाना नानी का जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो 1935 के राज्य क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो इनके लिए कुछ अलग से शर्तें नहीं है अगर 19 जुलाई 1948 के पहले ये लोग वापस आ गए हैं। लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत वापस आ रहे हैं, कुछ लोग बड़े लंबे समय के 1950 तक लोग वापस आए थे, क्योंकि इतना आसान नहीं है यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी बेचकर पाकिस्तान चले जाना और वहां से फिर वापस लौटना मायूस होके। तो पूरा प्रयास किया ऐसे लोगों ने कि पाकिस्तान में हमको जगह मिल जाए, लेकिन जब इन लोगों को जगह नहीं मिला तो मायूस होके ये लोग वापस लौटते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे 1948 1949 1950 तक लोग वापस आए। तो ऐसे लोगों का प्राविधान थोड़ा सा अलग कर दिया गया। कहा गया कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत वापस आएंगे, ऐसे लोगों के लिए ये अनुच्छेद 6 की शर्तें तो होंगी ही, साथ में एक नया शर्त जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया उसी को देख लेते हैं। तो इसमें ये वाली शर्त तो है ही, अनुच्छेद 6 की शर्तें, और इसके साथ में एक नई शर्त जोड़ दी गई। क्या शर्त जोड़ा गया? इसमें कहा गया कि ऐसे लोगों को पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा अब भारत में नागरिकता के लिए। तो पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण की तारीख से अगले 6 महीने तक भारत में निवास करना होगा। तो पंजीकरण से 6 माह तक
भारत में निवास। तो पंजीकरण की तारीख से अगर ये लोग भारत में 6 महीने तक निवास कर लेते हैं तो इनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। बेशक ये लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं तो इनको भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। तो ये है आपका अनुच्छेद 7 का डिस्क्रिप्शन। अनुच्छेद 7 में उन लोगों के लिए नागरिकता का प्राविधान है जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में भी उनको जगह नहीं मिला और पुनः लौट के भारत आने लगे। ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता कैसे दी जाए, इसका वर्णन 7 में किया गया। तो बात क्लियर हो गई होगी कि अनुच्छेद 7 में क्या था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 8 पे चलते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 8 पर। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, इसमें किन लोगों के लिए नागरिकता का प्राविधान किया गया है। तो इसमें कहा गया है ये है लाइन इसका, भारत में जन्म लेने वाले किंतु भारत के बाहर रहने वाले लोगों को दी जाने वाली नागरिकता। अब देखिए हुआ क्या, उस समय हमारे देश में जब हमारा देश गुलाम था उस समय भी भारत में बहुत सारे उद्योगपति थे, बहुत सारे पूंजीपति थे जिनके पास पैसा था। तो वो लोग अगर भारत में बिजनेस करते तो उस बिजनेस से उनको लाभ प्राप्त नहीं होता था क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज भारत में मनचाहा टैक्स वसूलते थे। तो ऐसे लोगों को भारत में बिजनेस से लाभ नहीं हो रहा था तो ये लोग चले गए विदेशों में और विदेशों में अपना वाणिज्य व्यवसाय फैला लिया, अपना बिजनेस करने लगे। लंबे समय तक ये लोग बिजनेस करते रहे, लेकिन हुआ क्या कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो इन लोगों ने भी इच्छा जाहिर किया कि भाई हम लोग भी भारत के ही हैं, बस बिजनेस करने किसी दूसरे देश में आ गए हैं। तो अब देश आजाद हो गया है तो हमको भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, हमको भी भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए क्योंकि इन लोगों का जन्म भारत में ही हुआ था, बस व्यवसाय वाणिज्य के सिलसिले में ये विदेशों में जाकर बस गए और वहीं पे अपना व्यवसाय वाणिज्य करने लगे। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो ऐसे लोगों को भी भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। तो इन लोगों ने मांग किया कि हमको भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए नागरिकता का जो प्राविधान किया गया वो अनुच्छेद 8 में किया गया। कहा गया बिल्कुल इनको पूरा हक है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो इनके लिए भी कुछ व्यवस्था रखी गई। क्या कहा गया, बस एक पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा गया कि ऐसे लोगों को भारत में पंजीकरण कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण की तारीख से अगले 6 महीने तक भारत में निवास करना होगा। पंजीकरण की तारीख से 6 माह तक भारत में निवास, भारत में निवास। चूंकि इनका जन्म भारत में ही हुआ था, बस ये विदेशों में जाके रह रहे थे, लेकिन देश आजाद हो गया तो इनको भी हक है भारत की नागरिकता प्राप्त करने की। तो इनको भारत में आकर पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और पंजीकरण कराने के बाद 6 महीने के बाद इनका नाम नागरिकता के रजिस्टर में रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। ये व्यवस्था रखा गया अनुच्छेद 8 में ऐसे भारतीयों के लिए।
तो बात क्लियर हो गई होगी। अनुच्छेद 8 किसके लिए है? ऐसे भारतीय जो विदेशों में जाकर के रह रहे थे और आजादी के बाद भारत का नागरिक बनना चाहते थे, तो अनुच्छेद 8 के माध्यम से इनको नागरिकता प्रदान कर दिया गया। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 8 की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलिए, अनुच्छेद 9 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 9, तो अनुच्छेद 9 में एकल नागरिकता का प्राविधान है। क्या है? एकल नागरिकता का प्राविधान। आप जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। हमारे देश का कोई भी नागरिक केवल भारत का नागरिक है। हमें प्रदेश की कोई नागरिकता प्राप्त नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों में नागरिकता के अलग अलग प्राविधान है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, 3 स्तर पे नागरिकता मिलती है। लेकिन हमारे देश में नागरिकता सिर्फ एक ही है, हम केवल इंडियन हैं, हमको भारतीयता की नागरिकता प्राप्त है। तो अनुच्छेद 9 एकल नागरिकता से संबंधित है। एकल नागरिकता, अनुच्छेद 9 कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक केवल भारत का नागरिक होगा अगर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी जैसे ही भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यही है एकल नागरिकता। यानी हमारे देश का कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता। अगर दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। यह है एकल नागरिकता जो अनुच्छेद 9 में वर्णित है। उसके बाद अनुच्छेद 10 पे आ जाएंगे। अनुच्छेद 10 में वे तरीके बताए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कैसे होगी, किसी की नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है। तो इसको बोलते हैं नागरिकता लोप। नागरिकता लोप या नागरिकता की समाप्ति कहा जाता है। नागरिकता लोप या नागरिकता समाप्ति कहा जाता है। तो इसमें कई तरीके बताए गए हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे तो स्वेच्छा से वो भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। उसके लिए एक प्रार्थना पत्र केंद्र सरकार को देना होगा। केंद्र सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेगी और नागरिकता के रजिस्टर से उनका नाम हटा देगी। तो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर उसका बच्चा नाबालिग है तो उन बच्चों की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर धारण करेंगे तो भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ तरीके बताए गए हैं अनुच्छेद 10 में नागरिकता लोप के, नागरिकता समाप्ति के, यानी भारत में नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है, नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 10 में वर्णित है। और सबसे अंत में आएंगे मूल संविधान के अंतिम अनुच्छेद में, अनुच्छेद 11 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 भारत की संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून का निर्माण कर सकती है, अधिनियम का निर्माण कर सकती है और आवश्यकता अनुसार उस अधिनियम में, उस एक्ट में संशोधन भी कर सकती है। तो संसद को नागरिकता पर विधि बनाने की शक्ति, नागरिकता पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आप जानते हैं कि नागरिकता एक संघ सूची का विषय है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीनों सूचियों के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो नागरिकता संघ सूची का विषय है और जो संघ सूची के विषय होते हैं उस पे विधि निर्माण का अधिकार केवल
संसद को होता है, केंद्रीय विधानमंडल को होता है। तो यहाँ पे जो नागरिकता है, नागरिकता किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। और संघ सूची का होने के कारण इस पे विधि निर्माण की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है, यानी हमारी संसद के पास है। तो अनुच्छेद 11 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता पर कोई विधि बना सकती है। ठीक है, तो इतना वर्णन हमारे मूल संविधान में था, अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक। तो आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि अनुच्छेद 5 में अधिवास के आधार पे नागरिकता, जो भारत में निवास कर रहे थे वो नागरिकता की मांग कर रहे थे, उनको नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6-7 में उन लोगों को नागरिकता दी गई जो पाकिस्तान से प्रवास पर कर रहे थे। अनुच्छेद 8 में उन लोगों को नागरिकता दी गई जो लोग विदेशों में रह रहे थे लेकिन भारतीय मूल के लोग थे। तो इस तरह से नागरिकता का प्राविधान था। अब 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया तो 1950 के बाद जो लोग भारत में जन्म ले रहे हैं या भारत के बाहर जन्म ले रहे हैं, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाए या ना की जाए, और अगर प्रदान की जाए तो किस आधार पर, इस संविधान में हमारा संविधान मौन था। यानी हमारे संविधान में कुछ लिखा ही नहीं था, जितना लिखा था उतना हमने आपको बता दिया अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। और ये सारा प्राविधान उन लोगों के लिए है जिनका जन्म 1950 के पहले हो चुका था, जो नागरिकता मांग रहे थे उस समय आजादी के बाद, तो उनको नागरिकता तो मिल गई। लेकिन 1950 के बाद जो भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, भारत में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं या भारत के बाहर अन्य देशों में भारत के बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो भारत के नागरिक होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो किस आधार पर होंगे, इस संविधान में इस संबंध में हमारे संविधान में कुछ लिखा ही नहीं था, मौन था। तो क्या किया जाए, अब आगे क्या व्यवस्था हो, कोई नियमावली है ही नहीं, संविधान में भी कुछ नहीं है, तो नागरिकता कैसे दी जाए लोगों को आगे 1950 के बाद, एक समस्या उत्पन्न हो गई। और ये समस्या बढ़ते बढ़ते 4-5 साल बीत गया, आ गया 1955। और जब 1955 आ गया तो संसद को लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब नागरिकता पे नया अधिनियम, नया कानून, नई विधि बनानी ही पड़ेगी। और फिर क्या था, भारत की संसद ने संविधान के अनुच्छेद 11 का प्रयोग किया और फिर एक नया अधिनियम बनाया, और इसी अधिनियम को नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। तो नया वाला अधिनियम कौन सा है? नया वाला अधिनियम है नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 एक नया अधिनियम बना, एक नया कानून बना। इस अधिनियम में कुल 19 धाराएं हैं, और वर्तमान समय में नागरिकता से संबंधित जितने भी प्राविधान लागू हैं वो सब इसी अधिनियम के प्राविधान हैं। हालांकि समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन भी किया जाता रहा है, तो कई बार इसमें संशोधन किया आवश्यकता अनुसार। हमारी संसद अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके इसमें कई बार संशोधन कर चुकी है। जैसे यहाँ पर जब इसमें संशोधन किया जाता है तो इसको कहा जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम इसको कहा जाता है, यानी सिटीजनशिप
अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का शॉर्ट रूप जब हम लोग देखेंगे तो क्या निकल के सामने आता है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA। तो जब भी इस नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन होगा तो इस संशोधन को CAA कहा जाएगा। अभी 2019 में CAA आया था और इस पे खूब विवाद हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, शाहीन बाग का आंदोलन पॉपुलर हुआ था। लॉकडाउन के ठीक पहले यह आंदोलन शुरू किया गया था। दिसंबर 2019 में यह संशोधन अधिनियम आया और उसी समय से यह आंदोलन शुरू हो गया था और मार्च में कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई तो ये आंदोलन वहीं पे स्थगित कर दिया जाता है। तो जब भी इस अधिनियम में संशोधन होता है तो उसको CAA कहा जाता है। तो यहाँ पर कई बार CAA आ चुका है, जैसे अगर CAA की बात करें, संशोधन की बात करें तो कई बार इसमें संशोधन हो चुके हैं इस अधिनियम में, जैसे 1985 का संशोधन, 1986 का संशोधन, 1992 का संशोधन, 2003 का संशोधन, 2005 का संशोधन, 2015 का संशोधन और अभी हाल ही में 2019 में भी इसमें संशोधन किए गए। तो समय समय पे आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन होते रहे हैं और जितनी बार इसमें संशोधन किया जाता है तो उसको CAA कहा जाता है। तो यही है हमारा CAA। 2019 का जो CAA है इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, किन मुद्दों पर विवाद था, क्या संशोधन किया गया और साथ में जितने भी ये संशोधन हुए हैं इन संशोधनों में क्या नया जोड़ा गया, क्या पुराना हटाया गया, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरा का पूरा ये अधिनियम हम लोगों को समझना है क्योंकि वर्तमान समय में यही अधिनियम लागू है। इसी अधिनियम के तहत भारत में लोगों को नागरिकता मिलती है और लोगों की नागरिकता छीनी जा सकती है। जितने भी प्राविधान हैं नागरिकता के संबंध में इसी नागरिकता अधिनियम में किए गए हैं। तो इस अधिनियम में किन किन आधारों पर नागरिकता देने की बात की गई है, कौन कौन से आधार हैं, 5 आधार बताए गए हैं इसमें नागरिकता देने के, और कैसे कैसे नागरिकता समाप्त हो सकती है उसका वर्णन भी इसी में किया गया है। इसके अलावा कुछ कार्ड भी उपलब्ध कराए जाते हैं सरकारों के माध्यम से, OCI कार्ड, समुद्र पारीय नागरिकता के संबंध में इसका वर्णन किया गया है। इसी में NRI का मामला भी आता है, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन जिनको कहा जाता है। तो ये NRI कौन लोग होते हैं, इनको क्या सुविधाएं मिलती हैं भारत सरकार के तरफ से नागरिकता के संबंध में, ये तमाम बातें इस नागरिकता अधिनियम में हम लोगों को समझना है। तो आज का क्लास हम लोग संभवतः यहीं पे पूरा करना चाहिए क्योंकि अगर ये नागरिकता अधिनियम हमने आरंभ किया तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो मूल संविधान वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब ये नागरिकता अधिनियम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी जानकारियां आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नागरिकता अधिनियम को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पूरा करते हैं और हर बार की तरह आप लोगों से बस एक ही अपील है कि आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए लोगों तक जिससे लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। बस यही अपील है सारे व्यूअर्स से। तो आज का क्लास इसी नोट के साथ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।